हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? हमने कौन सा चैप्टर शुरू करा था? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हमारा लेसन शुरू हुआ था, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया है। हमने पूरा लेक्चर अच्छे से समझा था। तो मैंने आपको राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं वो अच्छे से पढ़ा दिए थे। इसमें आज के लेक्चर में हम राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन पढ़ेंगे, यानी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर्स, राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ेंगे। ठीक, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से पूरा समझाया है, उसको ज़रूर ध्यान से देख लेना। ये वाली वीडियो में मैं आपको पावर्स पढ़ाऊंगी। ठीक, उससे पहले एक क्विक रिवीजन, ताकि आप प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट हो जाएं और कोई भी आर्टिकल भूले नहीं। ठीक, प्रेसिडेंट हमने शुरू किया था। आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में दिया हुआ है? 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में दिया हुआ है? 56 में। निर्वाचन रीति, ठीक है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54 में। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति का पद किसमें दिया हुआ है? राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है आर्टिकल 52 में। 56 तक कार्यकाल हो गया। 57 में दिया हुआ है दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किसमें दिया हुआ है? 57 में। 58 में योग्यताएं, 58 में योग्यताएं हैं। 59 में दशाएं हैं, 60 में शपथ, राष्ट्रपति की शपथ किस में दी हुई है? 60 में। कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? कौन शपथ दिलाता है? भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर ये नहीं है, ये अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर 61 तक मैंने आपको कल कंप्लीट कराया था। 61 में क्या था? महाभियोग। अच्छे से कंप्लीट कराया है, कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, अच्छे से समझाया मैंने। 61 में क्या है? महाभियोग। और आपको सीरियल में पढ़ाया है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। फिर आज हम 62 पढ़ेंगे। आर्टिकल 62 में दिया हुआ है रिक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां, कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा और उनका कार्यकाल। ठीक, पद की रिक्तियां किसमें दी हुई है? 62 में। यानी कि पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त होगा? पद की रिक्तियां, राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां किसमें दी हुई है? 62 में। इज दैट क्लियर टू यू? इतना समझ आया? आर्टिकल्स जो थे वो कंप्लीट हो गए रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इतने आर्टिकल है। फिर इसके बाद थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है, बिखरे हुए हैं आर्टिकल्स, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी राष्ट्रपति की कंप्लीट सीरीज में। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 62 तक राष्ट्रपति के पद का वर्णन दिया हुआ है। इसके बाद मैंने 61 तक यानी 61 तक आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। महाभियोग तक मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के कराए जाने वाले चुनाव, उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मतलब चुनाव कितने दिन में चुनाव कराया जाएगा? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना इंपॉर्टेंट है, यानी 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाना, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया जाना अनिवार्य है। ठीक, तो ये किस में दिया हुआ है? 62 में। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली होता है? जब कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, महाभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु और अवैध निर्वाचन। एक मिनट बच्चों। तो आर्टिकल 62 में
राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए किए जाने वाले चुनाव और उसकी पदावधि। चुनाव किया जाएगा और उसकी पदावधि मैंने आपको बताई 6 माह के अंदर कराना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। कार्यकाल की समाप्ति, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है? कार्यकाल जब उनका पूरा हो जाएगा। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। पद ग्रहण करने की तिथि से, जब वो पद ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष काउंट होते हैं। महाभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु और अवैध निर्वाचन। अवैध निर्वाचन में पद की रिक्ति होती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आर्टिकल 56(1) में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो नए राष्ट्रपति के आने तक, नए राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण नहीं करेंगे, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है वो अपने पद को धारण करेंगे, मतलब उसी पद पर बने रहेंगे। ध्यान से समझो, राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो गया, फिर उनको नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाएंगे। जब तक राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होंगे, कंप्लीट राष्ट्रपति, दूसरे जो राष्ट्रपति नए निर्वाचित होने वो अपना पदभार ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक पूर्व राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। ये किसमें किया गया है? प्रावधान 56 में, आर्टिकल 56 के 1 में। लेकिन इन चार केसेस में, मतलब महाभियोग अगर किसी राष्ट्रपति पर सिद्ध हो जाए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि त्यागपत्र दे दे कोई राष्ट्रपति, किसी की मृत्यु हो जाए या अवैध निर्वाचन से उनका निर्वाचन गलत हो जाए, तो इन 4 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, मतलब जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इन 4 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे, और अगर ये भी अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उनका पद ग्रहण करेंगे। इतना समझ आया? ये बेसिक चीज़ है, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं। जब महाभियोग, त्यागपत्र, मृत्यु या अवैध निर्वाचन हो तब उपराष्ट्रपति उनके पद पर काम करेंगे। कार्यकाल की समाप्ति के उसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की भूमिका नहीं निभाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध सिद्ध हो जाए तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध हो जाएंगे? मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो राष्ट्रपति बन गया, उन्होंने काम किए, फिर उसके बाद पता चला कि उनका निर्वाचन अवैध था, तो क्या उनके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो किसकी सलाह पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो अगर किसी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध निर्वाचित घोषित होता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य वैध होते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य स्वयं नहीं करते, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, उनके कार्य अवैध नहीं होंगे। इतना समझ आया? ये आपको क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा, पूरा जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो क्लियर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसकी स्क्रीनशॉट लो। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कानून को लागू करना, तो लागू करने वाली पावर एग्जीक्यूटिव पावर्स कहलाती हैं। तो कार्यकारी शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ेंगे आज? विधायी शक्तियाँ, विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपति की कौन कौन सी है वो आज पढ़ेंगे। वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियली पावर्स, न्यायिक शक्तियाँ, ज्यूडिशरी पावर्स। ठीक, आज इन 4 को कंप्लीट करेंगे। ये वाली 4 मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स, राजनैतिक शक्तियाँ, इनको कूटनीतिक शक्तियाँ भी बोलते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स या राजनैतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर और विशेष शक्तियाँ या विवेकाधीन शक्तियाँ। ये इस वाले पार्ट को कल कंप्लीट करेंगे, लेंदी हो जाएगा नहीं तो लेक्चर और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसलिए ये वाला पार्ट कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला आता है हमारे कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है जब नियमों को लागू किया जाता है, नियमों को लागू करना, व्यवहारिक तौर पर लागू करना, वो कहलाता है एग्जीक्यूशन। तो उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य क्या है? देखो इम्पॉर्टेंट है,
नोट्स बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ले लिया? भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी कार्य होते हैं। कोई भी लॉ है, कोई भी विधेयक है, जब संसद में पारित हो जाएगा, जब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर नहीं करते थे। तो जितने भी भारत सरकार के काम हैं, सभी शासन संबंधी जितने भी काम हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह नियम बना सकते हैं और उनके नाम पर किए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध है। यानी कि कोई भी नियम, जब तक कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, वह नियम बना सकते हैं और केंद्र सरकार को सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सकें। ये बुकिश लैंग्वेज है, थोड़ी टफ होती है। भारत सरकार के सभी कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के सभी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। इनके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये कौन सी पावर है उनकी? एग्जीक्यूटिव पावर। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनके पद उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, फिर मैं इसे समझाती हूँ क्या है। एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के तहत आता है, या राष्ट्रपति किस शक्ति के तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो किस शक्ति के तहत नियुक्ति करते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनकी कार्यकारी शक्ति है। और इसको याद करने का एक फॉर्मूला आपको ये बताऊं, जो नियुक्तियां हैं, नियुक्ति ज्यादातर उनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, नियुक्ति उनकी कार्यकारी शक्तियों में आएगी ज्यादातर। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति उनकी कौन सी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति है, तथा उनके वेतन आदि निर्धारित करते हैं। और अच्छा, ये एक पॉइंट रह गया, पहले से समझा दूं, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करना। राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति क्योंकि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उनको सलाह देंगे ऐसा करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का मतलब यही है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकते हैं, ऐसे इनके बारे में। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री उनको सलाह दे किसी मंत्री को हटाने की, तो वो हटा सकते हैं, हटाते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। वे भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि कैग, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के जो चीफ हैं उनकी नियुक्ति, उनके सदस्यों की, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति। देखो फिर नियुक्ति, तीसरी नियुक्ति, पहले मंत्री परिषद की नियुक्ति, फिर महान्यायवादी की नियुक्ति, फिर बाद में इन पदों की नियुक्ति। तो ये सब उनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं। नियुक्ति पर ध्यान रखना, कार्यकारी शक्तियां। वे केंद्र व प्रशासनिक कार्यों के लिए विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री को संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी प्रधानमंत्री से संसद के बारे में जानकारी मांगेंगे तो वो उनको देनी पड़ेगी। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कार्यवाही से सूचित कराएगा, संसद की कार्यवाही से सूचित कराएंगे। तो केंद्र और प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी किसको देंगे? प्रधानमंत्री से मंगा सकते हैं। तो ये उनकी कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना कौन सी पावर है? उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। देखो ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना, ये एग्जाम में आपको सीधा पूछ लेगा।
और देगा कि विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है। तो कौन सी शक्ति है? उनकी कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं और जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। ये वो जानकारी के बारे में ही बात कर रहा है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो भी बात होगी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। देखो, आयोग की नियुक्ति, उनकी कार्यकारी पावर्स, क्या कार्यकारी शक्ति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति, आयोग बनाना। अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन की नियुक्ति करना उनकी कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है। वह केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं ताकि संघवाद को बढ़ावा मिल सके। संघवाद को बढ़ावा मिल सके, केंद्र और राज्य के विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग, एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करने की पावर जो है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा केंद्र शासित राज्यों का एक प्रशासन सीधे संभाल सकते हैं। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, उनका जो हेड होता है या उनका जो प्रशासन चलाया जाता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो नियुक्ति होती है वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। वह किसी भी क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और उस अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां है और उस क्षेत्र में उनको कंप्लीट पावर्स मिल जाती हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से करे जाएंगे, उनकी कार्यकारी शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है, अन्य सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इन सब की नियुक्ति उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की पावर है। फिर केंद्र के प्रशासनिक और विधायक मतलब संसद से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऐसे निर्णयों के प्रति प्रतिवेदन यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के मामलों की सलाह वो प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर है। ध्यान रखना, नियुक्ति ये एग्जीक्यूटिव पावर है। इसी तरह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और स्वयं द्वारा नियुक्त यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य वो बनाने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करना, ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। नियुक्तियां ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती हैं। इतना समझ में आया? पहले वाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका और लो, शॉर्ट नोट्स बना लेना इसमें से। ये मुझे पूरा इसलिए देना था क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन समझाना था, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। फिर आती हैं विधायी शक्तियाँ। विधि बनाने से संबंधित शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं। विधि बनाने से संबंधित शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। आपको पता है संसद किससे मिलकर बना होता है? संसद का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद, राष्ट्रपति भारतीय संसद के एक अभिन्न अंग है और उन्हें निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे संसद की बैठक बुला सकते हैं, संसद की बैठक बुला सकते हैं, यह उनकी विधायी शक्ति है। कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और ये उनकी विधायी शक्ति है और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष।
प्रत्येक नए चुनावों के बाद, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नए चुनावों के बाद यानी 5 साल के बाद, या जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, बीच में अगर भंग हो गई तो नए चुनावों के बाद, और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद का प्रथम अधिवेशन, जब पहली बैठक होती है संसद की, तो प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ये उनकी विधायी शक्ति है। वे संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकते हैं। किसी विधेयक की जानकारी संसद से मांग सकते हैं। ये किसी उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद, दोनों के पद रिक्त हैं, यानी लोकसभा के में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके पद रिक्त हैं, या राज्यसभा में पद रिक्त हैं, तो उनकी दोनों की नियुक्ति उनकी विधायी शक्ति है। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये उनकी विधायी शक्ति है। मनोनीत किए जाते हैं, उनकी विधायी शक्ति है। लोकसभा में अंगल भारतीयों की नियुक्ति, अंगल भारतीयों को मनोनीत करना, यह मनोनीत है वर्ड, मनोनीत करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ठीक, ये अब प्रावधान नहीं है, लेकिन ये वाला है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्यों की निरर्हता पर प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं। मतलब अगर किसी सदस्य की सदस्यता के संबंध में कोई निर्णय है तो वो चुनाव आयोग से परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये उनकी विधायी शक्ति है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा की आवश्यकता होती है। जैसे कि धन विधेयक होता है, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यही यहाँ पर बात कही गई है कि संसद के कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, तो ये उनकी विधायी शक्ति है। ठीक है, कुछ विधेयक ऐसे इस प्रकार के विधेयक होते हैं जो प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण। ये मैंने आपको बताया था, जब भी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण होगा उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो यह उनकी विधायी शक्ति है। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? विधेयक को स्वीकृति देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं अगर धन विधेयक नहीं है तो। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसीलिए वो पुनर्विचार के लिए नहीं जा सकता। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधित किए बिना दोबारा उसको ऐसे ही भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो वो उस पर स्वीकृति देना उनकी बाध्यता है। राष्ट्रपति उस पर सहमति देनी होगी, ये उनकी बाध्यता होती है। तो किसी भी विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं अगर धन विधेयक ना हो तो। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया और संसद ने उनको एज इट इज वापस कर दिया तो वो उस पर सहमति देना राष्ट्रपति की बाध्यता है। इसी तरह राज्य विधायिका द्वारा किसी विधेयक को राज्यपाल, जैसे संसद के विधेयक राष्ट्रपति के पास आते हैं, ऐसी राज्य विधानमंडल के विधेयक किसके पास आते हैं? राज्यपाल के पास आते हैं। तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है तो, धन विधेयक यहाँ पर भी सेम प्रोविजन है, अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्य की विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर उन्होंने, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए दोबारा लौटा दिया तो ऐसा नहीं है जैसे संसद में अगर संसद दोबारा उसको बिना संशोधित किए ऐसे ही वापस भेजती है तो राष्ट्रपति को बाध्यता है कि वो उसको पारित करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसे स्वीकृति दें या नहीं दें, बाध्यता नहीं है। तो ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, विधायी शक्ति है। इसके बाद
मिसप्रिंट हो गया है। कार्यकारी और विधायी शक्तियां थोड़ी लॉन्ग है, बाकी वे संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश, मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उसमें अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये उनकी विधायी शक्ति है। संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद को अनुमोदित, यानी कि अगर उन्होंने अध्यादेश जारी किया है तो कब जारी किए जाएंगे, जब संसद नहीं बैठ रही, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। और जब संसद का सत्र चलेगा उसकी पहली बैठक के 6 हफ्तों के अंदर अध्यादेश को पारित कराना जरूरी है, नहीं तो वो उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर पारित कर दिया तो कानून बन जाएगा, 6 हफ्तों के अंदर अंदर पारित कर दिया तो कानून बन जाएगा, और अगर 6 हफ्तों से ऊपर टाइम लग गया तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। उससे पहले राष्ट्रपति उसको वापस भी ले सकते हैं। तो ये अध्यादेश जारी करना उनकी विधायी शक्ति है। वह नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं। संसद के समक्ष उनकी रिपोर्ट, यानी कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग अपनी अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति उनकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ये उनकी विधायी शक्ति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली तथा दमन द्वीप में शांति, विकास, सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। पुडुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकते हैं, परंतु केवल जब वहाँ विधानसभा निलंबित हो, यानी कि नियम बनाने की शक्ति उनकी विधायी शक्ति है। इन क्षेत्रों में नियम बनाने की शक्ति उनकी विधायी शक्ति है। इसके बाद उनकी विधायी शक्तियाँ हो गई कंप्लीट। अब आती है उनकी जुडिकल पावर, यानी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में उनकी समाधान की शक्ति और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रमुख है। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। क्षमादान की शक्तियाँ किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, आपको मैंने कई बार बता दिया, राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। वो कोई भी काम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, तो ये भी काम सलाह पर किया जाएगा। तो आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। 5 प्रकार की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, पाँच प्रकार से। पहला है पैराडॉन, क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी की सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, पूरी तरह माफ़ कर दें तो उसको क्षमा कहते हैं। लघुकरण, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ये लिख देगा, फिर इसके मीनिंग पूछेगा आपसे और आपको मैच करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है इसको। क्षमा का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर देते हैं। लघुकरण कम्यूट, इसमें राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं। लघुकरण, कभी लघुकरण का मतलब ये मत समझ लेना कि सज़ा को कम कर देना, सज़ा की प्रकृति को बदलना, यानी कि अगर किसी को फांसी हुई है तो उसको आजीवन कारावास में परावर्तित कर दिया तो ये लघुकरण कहलाता है। ऐसे भी पूछा जाता है कभी भी कि किसी की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति द्वारा अगर कारावास में बदल दिया है तो ये किस क्षमा के अंतर्गत आता है? तो लघुकरण के अंदर आएगा। राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं, प्रकृति बदल जाती है, समय सीमा नहीं बदलती, समय सीमा नहीं घटेगी, इसमें प्रकृति बदली जाएगी। किसमें? लघुकरण में। फिर परिहार, इसमें राष्ट्रपति समय सीमा को घटाते हैं, समय सीमा को घटाते हैं, प्रकृति नहीं बदलती। और ये ध्यान रखना है, ये फांसी के संबंध में नहीं है। जाहिर सी बात है, फांसी में समय सीमा तो घटेगी नहीं। जैसे किसी को 2 वर्ष की सज़ा हुई है, उसकी सज़ा 1 वर्ष कर देंगे, तो ये किसके अंदर आएगा? परिहार के अंतर्गत आएगा। समय सीमा को घटाना किसमें आता है? परिहार के अंतर्गत आता है। इसी तरह विराम, रेस्पाइट, यदि किसी कैदी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा विराम लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको विराम बोलते हैं, या सज़ा को कम भी कर दिया जाता है। जैसे किसी की डिस्पैरिटी की वजह से कोई डिसेबल है, ठीक, या कोई वीमेन प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पीरियड में उनकी सज़ा को बदल दिया जाएगा, ये कम कर दिया जाएगा या विराम लगा दिया जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? रेस्पाइट कहलाता है। तो 5 तरह की होती हैं, 4 मैंने आपको पढ़ाई। क्षमा, पूर्णतः समाप्त कर देना। लघुकरण का मतलब होता है प्रकृति को बदल देना। परिहार का मतलब होता है प्रकृति सेम रहेगी, सज़ा समय सीमा घट जाएगी। फिर विराम का मतलब है कुछ शर्तों में या कुछ
विशेष परिस्थितियों में किसी की सज़ा को बदल देना या कम कर देना या कुछ समय के लिए रोक लगा देना, तो ये विराम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रतिलंबन, रिप्राइव प्रतिलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसको प्रतिलंबन बोलते हैं। प्रतिलंबन बोलते हैं जब फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोका जाए, तो क्या कहलाएगा? प्रतिलंबन। इसके बाद है परामर्श का अधिकार। अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 के तहत ये उनकी न्यायिक शक्ति है। अब एक चीज़ नोट करो, आर्टिकल 161 के तहत पहले राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो सैन्य कानून और सैन्य कानून या सेना कानून या सिविल कानून दोनों में प्राप्त है। यानी कि सिविल लॉ या सेना कानून दोनों के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। एक नोट और लिखो, राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल सिविल मामलों में। केवल सिविल मामलों में राज्यपाल क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं राज्यपाल को। और एक चीज़ और, राज्यपाल मृत्युदंड के लिए सज़ा की माफ़ी नहीं कर सकते, उसका अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो दो चीज़ों में अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। पहला तो राष्ट्रपति को सिविल और सेना दोनों मामलों में वो क्षमादान कर सकते हैं। सिविल और सेना दोनों कानूनों के तहत उन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को केवल सिविल मामलों में प्राप्त है। दूसरा, मृत्युदंड की माफ़ी किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल मृत्युदंड के लिए किसी को माफ़ नहीं कर सकते। यानी क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास मृत्युदंड के संबंध में नहीं है। ठीक। अब न्यायिक शक्ति में एक पॉइंट इनसे छूट गया है, वो आप नोट करिए। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा, वो भी उनकी न्यायिक शक्ति है। और उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति की जुडिकल पावर है। ये मैंने आपको भी पढ़ा दिया। फिर आती है उनकी वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ये उनकी वित्तीय शक्ति है। फिर वार्षिक वित्तीय बजट, यानी कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। अनुदान की कोई भी ग्रांट की मांग की सिफारिश कौन करेगा? राष्ट्रपति की अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ये उनकी फाइनेंशियल पावर्स है। वह भारत की आकस्मिक निधि, 3 तरह की निधि होती है, उनमें से आकस्मिक निधि के किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं। वह केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना उनकी फाइनेंशियल पावर्स है, वित्तीय शक्तियाँ हैं। तो वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी ग्रांट है वो उनकी सिफारिश के बिना नहीं मिल सकती, और आकस्मिक निधि से धन निकालने में भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट कौन रखता है संसद के समक्ष? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ आज हमने इतनी कंप्लीट करी, ये वाली मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये आज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये वाली कंप्लीट कराऊंगी। इसके नोट्स बना लेना और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। सभी बच्चों के लिए इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। थैंक यू सो मच।